दोस्तों पंचायती राज वाले चैप्टर को हम लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन के बुक से कवर कर रहे थे। उसमें हमने कुछ चीज़ों को पहले ही देखा था, जैसे हमने इवोल्यूशन देखा था। तो आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। जैसे हम आज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया। तो इस एक्ट के बारे में सारे प्रोविजंस देखेंगे। इसके उन प्रोविजंस के बारे में भी हम बात करेंगे जो कंपलसरी हैं। फिर हम देखेंगे इसमें एक और टाइप का प्रोविजंस है जो वॉलंटरी है। तो हम सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों इस 73rd अमेंडमेंट के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। पिछले चैप्टर में, पिछले सेशन में मैंने आपसे बताया था कि किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, कौन सा अमेंडमेंट किस तरीके से 3-4 बार कोशिश करने के बाद जो 73rd अमेंडमेंट है उसने फाइनली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया। तो जब इस एक्ट को लाया गया 1992 में, तो इसके कुछ अपने सिग्निफिकेंस थे। सबसे पहले आप देखिए कि इस अमेंडमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चीज़ों को ऐड किया। आप देखेंगे 73rd अमेंडमेंट ने एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नया पार्ट ऐड किया 9A। इसके साथ साथ इसने 11th शेड्यूल को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। इसके बाद इसने हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 40 जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इस्टेब्लिशमेंट की बात है उसको प्रैक्टिकल शेप दिया। फिर इसने इस एक्ट ने हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और स्टेट्स के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने का जो प्रोविजंस था उसको मैंडेटरी बना दिया। इसके अलावा इस एक्ट के जो प्रोविज़न है इनको हम दो टाइप के प्रोविजंस में क्लासिफाई कर सकते हैं, कंपलसरी और वॉलंटरी, जिसके बारे में मैं आज के सेशन में आपसे लास्ट में बात करूंगा। इसके साथ साथ इस एक्ट ने जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी उसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में ट्रांसफ़र कर दिया, उसको चेंज कर दिया। तो ये एक इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल से किसी भी देश के अंदर बिल्ड किया जाता है। तो इस 73rd अमेंडमेंट ने हमारे देश के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसके कुछ सिग्निफिकेंस थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करेंगे इस पूरे एक्ट के सेलिएंट फीचर्स के बारे में, जो कि हमारा एक लंबा सेशन अभी चलने वाला है। तो हम सारे इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एक्ट ने ग्राम सभा को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाउंडेशन के रूप में इस्टेब्लिश किया। अब ग्राम सभा जो होती है इसके बारे में मैंने आपसे पिछले सेशन में बात की थी कि ये विलेज के लेवल पे जो विलेज असेंबली होती है, विलेज के लेवल पे एक असेंबली होती है जहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं वो वोटर्स इस विलेज या ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके पावर और फंक्शंस जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिटरमिन किए जाते हैं, कि आपको ध्यान में रखना है। फिर इस एक्ट ने हमारे देश के अंदर 3 टियर सिस्टम फॉर पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया और ये 3 टियर का जो सिस्टम है ये हमारे पूरे देश में लागू होगा। इसके साथ हम देखते हैं कि एक पूरे देश में एक 3 टियर सिस्टम पंचायती राज सिस्टम को लाने के बाद हमारे देश में जो पंचायती राज का स्ट्रक्चर था उसमें एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। हालांकि ऐसे स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वो चाहें तो इंटरमीडिएट लेवल पे की जो पंचायत होती है जिसको हम पंचायत समिति कहते हैं उसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं भी कर सकता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस एक्ट ने जो है ये बताया हमें कि जितने भी पंचायत के मेंबर्स हैं चाहे वो 3 टियर में से किसी भी लेवल के हों, उन सब का इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा किया जाएगा। यानी पंचायत के तीनों लेवल के मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। इसके अलावा जो चेयरपर्सन होते हैं इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी पंचायत समिति और ज़िला परिषद के लेवल पे जो चेयरपर्सन होते हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा उन्हीं मेंबर्स में से जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है। इसके साथ साथ जो विलेज लेवल का चेयरपर्सन है वो किस तरीके से इलेक्ट होगा ये हमारा स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। इसके साथ साथ जो चेयरपर्सन इलेक्ट होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सबको पंचायत की किसी भी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का और वोट करने का राइट होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों 73rd अमेंडमेंट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ सीटों को रिज़र्व कर दिया जाता है और ये रिज़र्वेशन उनका पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन क्या है टोटल पॉपुलेशन में, इसके बेस पे ये रिज़र्वेशन दिया जाता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ चेयरपर्सन एट द विलेज और एनी अदर लेवल फॉर SC/ST, तो ना केवल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन मेंबरशिप में, बल्कि आप देखेंगे चेयरपर्सन के लेवल पे भी विलेज में और किसी भी बाकी दूसरे लेवल पे मैंने आपको बताया कि
3 लेवल पे पंचायती राज सिस्टम को हमारे पूरे देश में इस्टेब्लिश किया गया। तो तीनों लेवल पे जो चेयरपर्सन होते हैं, उस चेयरपर्सन के ऑफिस के लिए भी एससी यानी शेड्यूल कास्ट एंड एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस एक्ट में टोटल सीट्स के 1/3 को विमेन के लिए रिजर्व करने की भी बात की गई है। साथ ही साथ ये ना केवल मेंबर्स की सीट्स होगी, बल्कि चेयरपर्सन जो ऑफिस होते हैं उसमें भी 1/3 सीट्स को वुमेंस के लिए रिजर्व करने की बात की जाती है। तो ये जो भी रिजर्वेशन है दोस्तों, चाहे वो मेंबरशिप का हो SC ST के लिए, चाहे वो वुमेन का हो, है ना, तो इन सारे रिजर्वेशन को हम देखते हैं ये 2030 तक चलेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर 2030 के बाद एक नया प्रोविज़न लाना पड़ेगा, एक नया फिर इसमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और इस 2030 से फिर इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकेगा। तो जो भी प्रोविज़न है वो पंचायत के रिजर्वेशन ऑफ सीट से रिलेटेड, जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, वो अरुणाचल प्रदेश में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस स्टेट में जो है पूरी तरह से इंडिजिनस ट्राइबल पीपल रहते हैं और यहाँ पे कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो इस प्रोविज़न को कि अरुणाचल प्रदेश के लिए SCs के लिए रिजर्वेशन नहीं होगा, इस प्रोविज़न को 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के माध्यम से ऐड किया गया था। फिर इस एक्ट में पंचायत के ड्यूरेशन की भी बात की गई है, जिसको 5 साल बताया गया है। हालांकि 5 साल पूरा होने से पहले भी पंचायत को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो पंचायत के टर्म के एक्सपायर होने से पहले फ्रेश इलेक्शंस को कंप्लीट किया जाएगा, और अगर पंचायत का डिसोल्यूशन हो जाता है तो फिर डिसोल्यूशन के 6 महीने के अंदर नया फ्रेश इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर किसी पंचायत का डिसोल्यूशन हो जाता है और जो रिमेनिंग पीरियड है वो 6 मंथ्स है, यानी कि 4 साल और 6 महीने के अंदर 4 ईयर्स एंड 6 मंथ में अगर किसी पंचायत का डिसोल्यूशन हो जाता है तो बाकी रिमेनिंग 6 मंथ के लिए नया इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये एक्ट कहता है। अब आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अगर किसी पंचायत का डिसोल्यूशन होता है तो जो नया पंचायत बनता है वो पूरे 5 साल के लिए नहीं बनता, वो बाकी बचे हुए टाइम पीरियड के लिए नए पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड भी दिए गए हैं, जैसे किसी भी पर्सन को पंचायत के इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक ऐसे लॉ के अंडर में जो लॉ इलेक्शन के पर्पज़ से किसी टाइम बीइंग के लिए उस स्टेट के अंदर या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्फोर्स्ड हो। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि जुलाई महीने में किसी पंचायत का इलेक्शन है, तो जुलाई महीने के लिए इलेक्शन के पर्पज़ से एक लॉ है जिसका नाम है ABC। अगर ये लॉ उस जुलाई के महीने के लिए इन्फोर्स है उस स्टेट में, तो इस लॉ के अंडर में किसी को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई कानून बनाया है तो उस कानून के अंडर में भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अब आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी पर्सन को इस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि उसने 25 साल की एज को कंप्लीट नहीं किया है। अगर उसने 21 साल की एज को कंप्लीट कर लिया है तो वो पंचायत के इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको उस अथॉरिटी के पास लेके जाया जाएगा जो कि स्टेट लेजिस्लेचर हमें बताता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट के पास जाया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास लेके जाया जाएगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर हमें ये बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, डील करने के लिए आप उस अथॉरिटी के पास जाइए। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस एक्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी बात की गई है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायत के सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, और इसमें यह भी है कि इसमें एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होता है। अब ये जो कमिश्नर है इसको गवर्नर अपॉइंट करता है, और इसके जो भी सर्विस के कंडीशंस हैं और जो कमिश्नर का टेन्योर है इन सबको भी गवर्नर ही डिटरमिन करता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड इन मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी कि स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से किसी हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, और इनका ग्राउंड्स भी वही होगा जो हाई कोर्ट के जजेस का ग्राउंड होता है। अगर आपने दोस्तों मेरे हाई कोर्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे हाई कोर्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको इसी चैनल पे जो लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप मेरे सारे लक्ष्मीकांत के लेक्चर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट को वहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डील किया है, तो आप वहाँ पर जाके लेक्चर देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पंचायत के पावर्स और फंक्शंस के बारे में भी ये एक्ट हमें बताता है।
ये एक्ट बताता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पंचायत के पावर्स और फंक्शंस को एंडाउ कर सकती है जिस भी तरीके से उनको नेसेसरी लगे। साथ ही साथ जो सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के फंक्शन के लिए जो भी उनको पावर और फंक्शन की ज़रूरत होगी वो स्टेट गवर्नमेंट उनको एंडाउ करेगी। इसके अलावा इस एक्ट में हमें फाइनेंसेस के बारे में भी बताया गया है कि पंचायत को फाइनेंसेस कहाँ से मिलते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर इस बात के लिए पंचायत को ऑथोराइज़ कर सकता है कि वो लेवी टैक्सेस को कलेक्ट कर सके, लेवी कर सकते और अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायत को कौन से टैक्सेस, ड्यूटीज़, टूल्स और फीस दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी बताता है ये एक्ट। इसके अलावा ये एक्ट कहता है कि ग्रांट इन एड भी पंचायत को दिए जाने चाहिए और ये ग्रांट्स इन एड जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों का प्रोविज़न जो है वो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 करता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों 73rd अमेंडमेंट में एक फाइनेंस कमीशन की बात है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन की। तो किसी भी स्टेट का गवर्नर हर 5 साल पे एक स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो कि पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करेंगे। अब स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इस कमीशन के कंपोजिशन के बारे में बताएगा, इसके मेंबर्स के क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताएगा और किस तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स का सिलेक्शन होगा ये भी स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो गवर्नर है वो कमीशन के रिकमेंडेशंस को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाता है ताकि जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं वो इसके रिपोर्ट पर डिस्कस कर सकें। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी ऐसे मेशर्स को सजेस्ट करता है जो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को ऑगमेंट कर सके, बढ़ा सकें ताकि वो पंचायत को और ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसोर्स का सप्लीमेंट दे सके। तो ये फाइनेंस कमीशन के बारे में ये हमारा 73rd एक्ट बताता है। इसके अलावा जो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स है इसके बारे में 73rd अमेंडमेंट कहता है कि ऑडिट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाएंगे। तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा उसी तरीके से पंचायत के अकाउंट्स का ऑडिट होगा। अब पंचायत के अकाउंट्स की ऑडिटिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि 73rd अमेंडमेंट ने पंचायत को कई सारे टैक्सेस के लेवी करने का, कलेक्ट करने का और अप्रोप्रिएट करने की पावर की बात की है जो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमिन करता है। इसके अलावा इस एक्ट में ये बताया गया है कि यूटीज़ तक जो इस एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूटीज़ तक किस तरीके से होगा इसके बारे में भी बात की गई है। तो देखिए जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है इसके सारे प्रोविजंस यूटीज़ तक भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट जो है इन सारे प्रोविजंस को इस यूटी के सब्जेक्ट के थ्रू जो है उसको थोड़ा सा एक्सेप्शंस दे सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास इस बात की पावर होती है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट किसी भी यूटी में किस तरीके से लागू हो, किस मॉडिफिकेशंस के साथ लागू हो, तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। इसके अलावा इस एक्ट में ऐसे एरियाज़ और ऐसे स्टेट्स की भी बात की गई है जहाँ पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड है, यानी वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये जो एक्ट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ये नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम इन सारे स्टेट्स में अप्लाई नहीं होता। साथ ही साथ ऐसे एरियाज़ जो शेड्यूल्ड एरियाज़ कहे जाते हैं और ट्राइबल एरियाज़ हैं, इन स्टेट्स की बात मैं कर रहा हूँ, इन तीनों में वहाँ पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा ये मणिपुर के हिल एरियाज़ में जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे भी ये एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा जो अब दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, जहाँ पे ऑलरेडी दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे भी ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता। लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो इस एक्ट के प्रोविजंस को शेड्यूल्ड एरियाज़ में और ट्राइबल एरियाज़ में एक्सटेंड कर सकती है। अब अपने इसी पावर के अंडर में पार्लियामेंट ने पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट 1996 पास किया, जिसको हम पेसा एक्ट भी कहते हैं। तो इसी चैप्टर में हम पेसा एक्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनको 73rd अमेंडमेंट एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। फिर ये एक्ट हमें बताता है कि स्टेट्स हैव टू अडॉप्ट न्यू पंचायत सिस्टम बेस्ड ऑन दिस एक्ट विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि 1992 में जब ये एक्ट पास हुआ तो इस 1992 के डेट से अगले 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर जो है सारे स्टेट्स को ये नया जो पंचायत सिस्टम है इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर ये जो एक्ट है वो कोर्ट के इंटरफेरेंस को रोकता है पंचायत के इलेक्टोरल मैटर्स में। यानी कि ये एक्ट ये बताता है कि अगर पंचायत के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है
तो उस क्वेश्चन को जब तक कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल नहीं किया जाए कोर्ट्स में, तब तक कोर्ट्स उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके अलावा जो 11th शेड्यूल इस एक्ट के द्वारा जोड़ा गया, तो उस एक्ट के माध्यम से 29 फंक्शनल आइटम्स को 11th शेड्यूल में ऐड किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर है, लैंड इम्प्रूवमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स है, फिर माइनर इरिगेशन है, वाटर मैनेजमेंट है। इसके अलावा टोटल और भी कई सारे 29 फंक्शनल आइटम्स इस 11th शेड्यूल में जोड़े गए, जो पंचायत के परव्यू में आते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक आपको लेनी है और ये 29 फंक्शनल आइटम्स को एक बार रीड कर सकते हैं आप, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फीचर्स में कि इसके दो तरीके के प्रोविजंस थे, एक थे कंपलसरी, दूसरा था वॉलंटरी। तो हम देखते हैं कि कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजंस कौन कौन से थे। तो अगर हम सबसे पहले कंपलसरी प्रोविजंस की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कंपलसरी प्रोविजंस का मतलब दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि ऐसे प्रोविजंस जो हर स्टेट को इम्प्लीमेंट करने ही करने हैं। इसमें आप देखेंगे कि ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन जो विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज के लेवल पे होता है उसको तो करना ही पड़ता है। इसके अलावा पूरे देश में एक 3 टियर पंचायती सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, ये भी एक कंपलसरी प्रोविज़न है। इसके साथ साथ पंचायत के सभी लेवल्स पे जितने भी सीट्स होते हैं उन सारे सीट्स का इलेक्शन डायरेक्ट तरीके से होगा, ये भी एक कंपलसरी प्रोविज़न है। फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन के लिए पंचायत के सारे लेवल, माफ़ कीजिएगा, इंटरमीडिएट लेवल पे, तो इसको भी हम कंपलसरी प्रोविजंस में देखते हैं कि पंचायत के इंटरमीडिएट लेवल पे जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है चेयरपर्सन का, ये भी एक कंपलसरी प्रोविजन है। इसके साथ साथ पंचायत के इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए जो 21 ईयर्स का मिनिमम एज है, ये आपका कंपलसरी प्रोविजन है। इसके साथ साथ एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन, ये भी कंपलसरी प्रोविजन है। 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन वुमेंस के लिए, ये भी कंपलसरी प्रोविजन है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट, ये भी एक कंपलसरी प्रोविजन है। और साथ ही साथ स्टेट के फाइनेंसेस को रिव्यू करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक कंपलसरी प्रोविजंस है। तो ये सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको हर स्टेट को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिनको हम वॉलंटरी प्रोविजंस कहते हैं। तो इन प्रोविजंस के रिगार्डिंग स्टेट्स के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि वो चाहें तो इसको इम्प्लीमेंट करें और चाहें तो अपने लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से, लोकल जो डायनामिक्स होता है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट ना भी कर सकते हैं। तो वॉलंटरी प्रोविजंस में आप देखेंगे कि ग्राम सभा को जो पावर्स और फंक्शंस दिए जाते हैं ये आते हैं। तो ग्राम सभा को कितना पावर, कितना फंक्शन दिया जाए, ये वॉलंटरी प्रोविज़न है। इसके अलावा कि विलेज पंचायत में जो चेयरपर्सन का इलेक्शन होता है उसका मैनर क्या हो, ये भी वॉलंटरी प्रोविज़न है। ये आप देखेंगे कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से विलेज पंचायत के चेयरपर्सन का इलेक्शन होता है। फिर जो इंटरमीडिएट पंचायत का चेयरपर्सन होता है उसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत में रिप्रेजेंटेशन देना, ये भी एक वॉलंटरी प्रोविजंस है। यानी कि पंचायत समिति का जो सदस्य होता है, पंचायत समिति का जो चेयरपर्सन होता है, इसको आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी ज़िला परिषद, तो इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एक रिप्रेजेंटेशन देना, ये एक वॉलंटरी प्रोविज़न है। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट जो भी अपना टैक्स और ड्यूटी कलेक्ट करती है तो उसको पंचायत को कितना दिया जाए, ये भी एक वॉलंटरी प्रोविज़न है। और दिया जाए या ना दिया जाए, ये भी एक वॉलंटरी प्रोविज़न है। इसके साथ साथ जो पंचायत को ग्रांट्स इन एड मिलते हैं, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, तो वो कितना हो, ये ग्रांट्स जो है वो पंचायत को दिए जाएं या ना दिए जाएं, ये भी एक वॉलंटरी प्रोविजंस है। तो ये दोस्तों मैंने आपको 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992, इसके सारी एस्पेक्ट के बारे में मैंने अभी आपसे बात की। इसके मैंने आपको कंपलसरी प्रोविज़न के बारे में बताया, वॉलंटरी प्रोविज़न के बारे में बताया, फिर मैंने आपको इसका सिग्निफिकेंस बताया। इसके अलावा फिर मैंने आपका इसका सेलिएंट फीचर्स आपके साथ डिस्कस किया। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो इससे आगे अभी हमें डिस्कस करना है, माफ़ कीजिएगा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट ऑफ 1996। तो हम अगले सेशन में इस एक्ट को बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और हाल के समय में काफ़ी चर्चा में भी रहा है। तो इसके बारे में दोस्तों हम अगले सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म मिलता है और इससे मोटिवेशन भी मिलता है ताकि मैं नई नई इनिशिएटिव्स में आप सबके लिए ला सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।